हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये साथ साथ ये भी बता दें कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन का उधर आप लोगों ने देखा था बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था कि किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो जाता था आप लोग बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। यहाँ क्या है, डिप्रेशन का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। कम होने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रही है और उसमें अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिला देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से भी कम हो जाएगा। मान लीजिए -2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया। इस तरह से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। तो आइए एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताया था हम ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इधर को आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सबसे पहला जो ग्राफ बना वो आपने बनाया प्योर सॉल्वेंट के लिए, जो कि कुछ इस तरह से है, आपने पहले भी देखा था। और उसके बाद में जो आप दूसरा ग्राफ खींचेंगे वो बताएंगे सॉल्यूशन के लिए, जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ जब इस लाइन को हम लोग इस तरह से जब इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे, देखिए आप यहाँ ये आता है डॉटेड करके, टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ इस जगह पे आएगा, तो वो आपको दिख रहा है इससे ऊपर है। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को हमेशा हमें दिमाग में रखना है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। पिछले बार में हमने पढ़ी थी एक डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। इस बार हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे एक नए तरीके से। इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। डेफिनेशन में बता रहा है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड स्टेट का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब आप सोच रहे हो सर सॉलिड का तो वेपर बनती ही नहीं है। जरूर बनेगी, भले ही उसकी जो वेपर है वो कम बने। वेपर कम बनेगी दैट मीन्स वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। तो सॉलिड की भी कुछ वेपर्स बनेंगी। तो इसको भी थोड़े से ग्राफ की तरीके से देख लेते हैं, जिससे हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बस यही ग्राफ आपका इस पूरे टॉपिक को डिटरमाइन कर देगा। थोड़ा ध्यान से देखना है। आपने ये प्योर सॉल्वेंट के लिए पहले ही बनाया था, उसके बाद में आपने बनाया सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, इसने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड, ये हमने एक ग्राफ और खींच लिया सॉलिड का। कौन सा खींचा, ये सॉलिड का ये ग्राफ खींच लिया। आपको बताया था डेफिनेशन में अभी आपने पढ़ा, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट पे कहीं यहाँ पर इक्वल हो रहा है। इस पॉइंट पे जब ये इक्वल होगा तो इधर एक डॉटेड लाइन और एक लाइन हम लोग इधर कर देते हैं, इसको हम लोग T0F बोलते हैं। दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके लिए आपको बताया, उसके बाद में हमें निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के लिए हमें सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए अब देखिए यहाँ से, अब ये आपकी सॉल्यूशन वाली लाइन है
तो इसको डॉटेड थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग यहाँ से। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड से इस पॉइंट पे मिल रहा है, आप देख रहे हैं आपकी सॉल्यूशन वाली जो लाइन है, ग्राफ का जो कर्व है, वो इस पॉइंट पे सॉलिड वाले कर्व से मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग टी एफ से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला नया मिलेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास में एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड अभी हम लोग थोड़े आगे न्यूमेरिकल करेंगे, और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छा, अब आपको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मोल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, और अगर कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है तो वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। आपने पिछले वाले में भी देखा था, उसमें भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, लेकिन यहाँ आपको पता है जब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे, सॉरी, तो आप मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होगा? किलोग्राम में। किलोग्राम में कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, इधर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मोलैलिटी, हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हमें हटाना भी पड़ता है। प्रोपोर्शन का साइन जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, सभी को पता है। प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट आपका हो जाएगा, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वो जो कांस्टेंट रहेगा वो आपका होगा के एफ। क्या रहेगा? के एफ। यहाँ देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन हटने के बाद डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी, एंड के एफ इक्वल है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, जो नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, बहुत ही रेयर केस में। किस नाम से आता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ है, इट डजंट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन, इट इज डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद इसकी कभी कभी यूनिट पूछ दी जाती है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। अगर इसको हम लोग करना चाहें तो के एफ इक्वल क्या है आपका? ये एम इसके अपॉन में चला जाएगा, यहां से यूनिट निकाल लो। के एफ इक्वल हो जाएगा टी एफ, सॉरी, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो डेल्टा टी एफ मतलब केल्विन, और एम की यूनिट होती है, मोल की यूनिट क्या होती है मोलैलिटी की? किलोग्राम पर मोल। तो मोलैलिटी की यूनिट पता चल, सॉरी, के एफ की यूनिट पता चल गई, जो आई है आपकी केल्विन, किलोग्राम पर मोल। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन के एफ, यानी आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है। यहाँ इस फॉर्मूले में थोड़ी देर के लिए अगर हम देख लें कि m अगर आपका 1 हो जाता है, कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो आपका के एफ जो है वो डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा, जो आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल।
अब आप कहोगे सर वन कैसे करें? वन का मतलब है कि 1 लीटर में हम किसी भी सॉल्यूट के 1 मोल को डाल दें, चाहे वो कोई भी सॉल्यूट हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वो नेचर का मतलब है आपका ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, इनमें से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इस यहाँ अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम अगर 1 कर लेते हैं, यानी 1 किलोग्राम में 1 मोल सॉल्यूट अगर डाल दें तो जो TF है, सॉरी जो KF है, वो हमेशा TF के इक्वल होगा। इसकी डेफिनेशन हमने लिखने की कोशिश करी है, आप लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका होगा TF, डेल्टा TF, it is equal to depression in freezing point of that solvent when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent। इसका मतलब यही रहा तो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये किसके इक्वल होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा। कब? जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो हमेशा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को दूसरा नाम दिया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आपने यहाँ से एक बार सीख लिया होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। यहाँ हमारे पास में इस टॉपिक में 2 फॉर्मूले आ गए। पहला तो आपके पास था डेल्टा TF इक्वल था T0F माइनस TF, और दूसरा फार्मूला आपका ये रहा। इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हाईलाइट की तरह। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाया, जिसमें क्या था? प्योर सॉल्वेंट का ये ऊपर ग्राफ रहा और नीचे रहा सॉल्यूशन का, जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है। आपको पता है जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो नीचे रहेगा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ कहीं आ रहा है, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ आएगा, और सॉल्यूशन का इधर आ रहा है इस पॉइंट पे, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा। तो यहाँ फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी थी, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। इसने बता दिया कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जब लिक्विड स्टेट के बराबर हो जाता है तो आपका वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ आपने दूसरा ग्राफ बनाया, वही प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, और ये सॉलिड के लिए। ठीक है, तो इसने बताया कि प्योर लिक्विड का सॉलिड के बराबर, इसको थोड़ा सा मिला दे तो इस पॉइंट पे ये इसका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को हम लोग T0F से डिनोट करेंगे। और यहाँ देखिए अब सॉल्यूशन के लिए इसको डॉटेड करके फिर से बढ़ा दिया, तो ये आपका आ गया TF, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है डेल्टा TF इक्वल T0F माइनस TF। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, और इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज किया। और जो कांस्टेंट आपका था KF को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो हमारे सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अब यूनिट इसकी 1 किलोग्राम, यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। डिफाइन करने के लिए अगर मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की 1 होती है तो जो KF है, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, वो हमेशा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब क्या करते हैं, अब 1-2 न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं जिससे हमें इस टॉपिक को और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें हम लोग। तो ये न्यूमेरिकल आपको दिया है, बड़ा ही छोटा सा सरल सा न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं आप लोग।
what amount of ethanol assume non-volatile must be dissolved in 1 kg of water so that it freezes at -2 degree Celsius. Freezing point of water 0 degree Celsius. Kf of water 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको इतना सारा कुछ इसमें दे रखा है। वैसे जो एथेनॉल होता है वो वॉलेटाइल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है, एज्यूम करना है हमें कि ये नॉन वॉलेटाइल था, तो नॉन वॉलेटाइल मान लिया हमने। तो यहाँ देखते हैं फॉर्मूला क्या था हमारे पास। फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। अब आपको और टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 डिग्री सेल्सियस। कैसे कि जो पहले प्योर वाटर था, अब आप डेल्टा टी एफ निकालेंगे अगर, तो आपका आएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो आपका जो टी नॉट एफ आया था वो कितना था, 0, और टी एफ कितना आया, -2। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस का, जो आपके ऊपर यहाँ पे दे भी रखा। अब यहाँ से आप सीख गए होंगे कैसे निकालना था, क्योंकि वाटर का 0 था, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिला दिया जो कि एथेनॉल इसमें बताया है कि एज्यूम कर लो, तो मिलाने पे कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता था कि एफ होता है वाटर का 1.86। तो फॉर्मूला रखते हैं। अब आप एथेनॉल का एक चीज देखते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। यहां से इसका निकालते हैं मोलर मास, 2 × 14, 5 प्लस करो इसको, प्लस 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 28,156 प्लस 16। यहाँ ये हो जाएगा आपका, इस तरह से इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 46। कितनी मोलर इसका मोलर मास क्या आया, 46। आपको पता है फॉर्मूले में एम की वैल्यू रखनी थी हमें। एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो यहाँ हमें मास निकालना है। मास निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको मास को हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे इसको नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग क्या कर दें, मास लिख लो। अब ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मास हमें अमाउंट निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, ये सही लिखा था, मोल्स निकालने के लिए होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपका x मान लिया, मोलर मास आया 46। तो यहाँ रख देते हैं, तो आपकी डेल्टा टी एफ इक्वल क्या है, 2। आपको ये दे रखा है 1.86। कितना दे रखा है, 1.86। अब देखिए m की वैल्यू x अपॉन 46, 1 kg। पिछले वीडियो में हमने ये 1 kg नहीं लिखा था, इस बार हमने लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए x इक्वल हो जाएगा, जब इसको अरेंज करेंगे तो ये जो है 1.86 2 के अपॉन में चला जाएगा, और 46 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक तो x इक्वल हो जाएगा 2 × 46 इंटू, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। अब 46 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम चला जाएगा। कितना चला जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम चला गया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका जो m है, जो रिक्वायर्ड एथेनॉल है, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 ग्राम। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड अवर अनदर एग्जांपल जो कि है आपके सामने, पढ़ते हैं इसको। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
एथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक है। इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -34। इसका मतलब है कि ये जो है वो आपकी डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF फॉर वाटर इज इतना, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। अब आपको पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें मास निकालना है, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। फिर से करते हैं। मास निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोलर मास है, जो मोलर मास है उसको निकालना पड़ेगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोलर मास आता है, फॉर्मूला देखिए, आप ऊपर ही देख लीजिए यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे एक का 23 आएगा, 14 और 2 16, सॉरी आपका आएगा 31 के समथिंग, 14 और 16 30, 31, 32, 33 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से जब एथिलीन ग्लाइकॉल का जब हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका 62 आता है। तो फार्मूला था आपका TF इक्वल KF इंटू M। तो यहाँ से आप M की जगह पे X फिर से मान लिया, मोलर मास 50 और ये ग्राम में है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 का इसमें डिवाइड कर दिया, रीअरेंज करेंगे, 0 0 कट गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x इक्वल 5 × 34/3, जो कि आपकी वैल्यू आ गई 56.66 ग्राम। यहाँ डेंसिटी निकालनी है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी आपकी मास आया है 56.66 और वॉल्यूम आपको दिया गया था 50 ग्राम। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आएगी 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको, ताकि नोट कर सकें आराम से। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल जो है आपको वो NCERT से है। किससे है, NCERT से है। अच्छा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा, ये इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आते भी हैं, इसको सीखना भी जरूरी है। 5% ऑफ केन शुगर, फार्मूला C12H22O11, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 342 by mass has freezing point of 271 केल्विन। ये आपकी वैल्यू है किसकी, TF की। किसकी वैल्यू है, TF की। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, क्या होता है फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6, और इसका मोलर मास आता है 180, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज का पता चला। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15, ये एक्यूरेट वैल्यू, हम लोग 273 लिख लेते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एंड KF वाटर के लिए आपको दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें निकालना क्या है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, क्या निकालना है, ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से डेल्टा TF इक्वल था KF इंटू M, ठीक है। तो केन शुगर के लिए हम लोग पहले लिखते हैं
डेल्टा टी एफ क्या आएगा, आपने देखा कि प्योर का तो ये रहा वाटर का 273.15, तो इसको इसमें से लेस करेंगे के एफ, और आपको 5%, 5% वाले 10% तो 5% तो इसका मतलब है कि 5% मतलब 100 ग्राम में है। अगर यहाँ पे ग्राम की जगह पे ml में चलता तो यहाँ पे 100 ml हो जाता। तो 5% मतलब 5 ग्राम की शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट निकलवाया जाता है तो आपका आ जाएगा 100 - 5 बराबर 95 ग्राम सॉल्वेंट है और 5 ग्राम आपका रहेगा सॉल्यूट। रखिए वैल्यू, वैल्यू रखने पे हमें पता चलता है 5 अपॉन वही आपका मास अपॉन मोलर मास अपॉन, अपॉन में क्या आता है मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में, ध्यान कीजिए जल्दी से, मास अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया मोलैलिटी, अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का मास आपका 95 ग्राम दे रखा है और किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का इसमें डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे इधर से 2.15 यहाँ आएगा 1.86 की एफ की वैल्यू आपको गिवन थी, और इसको इतना ही यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज की। ग्लूकोज के लिए टी एफ इक्वल के एफ इंटू वही 5% था, इसका 180 रहा और 95 1000, तो इसमें के एफ निकालना था हमें। ठीक है, तो के एफ जब सॉरी टी एफ निकालना था तो के एफ ऊपर भी है और नीचे भी है, चाहो तो के एफ से अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन इसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कई सारे टर्म्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप लोग लिख के देख लेना। डेल्टा टी एफ इक्वल अपॉन में आएगा 2.15 इक्वल हो जाएगा 342 अपॉन 180, तो टी एफ इक्वल हो जाएगा, आप इसको रीअरेंज करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके अपॉन में ही रहना चाहिए 180। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल आ जाएगा 4.085 जिसको हम 09 केल्विन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो आ गई आपकी डेल्टा टी एफ की वैल्यू। ठीक है, और आपको निकालना क्या है टी एफ, तो डेल्टा टी एफ इक्वल क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ क्या आया आपका, सॉरी यहाँ देख लेते हैं इधर से, आप देखिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको टी नॉट एफ दे रखा है और डेल्टा टी एफ आपका ये आ गया। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 269.06 केल्विन आ जाएगा। इतना करने के बाद कभी कभी पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ये जो के एफ की वैल्यू जो होती है वो हमेशा गिवन रहती है, न्यूमेरिकल में आपको करने के लिए हमेशा गिवन रहती है, फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो और सीख लीजिए। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला दिए दे रहे हैं जिसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। इफ़ के एफ इज़ नॉट गिवन, और ये कब नहीं देता, बहुत ही रेयर केस होगा 1% जब नहीं दिया होगा, तो हम लोग 1% वाली गुंजाइश को भी नहीं रखेंगे। तो 1% गुंजाइश क्यों रखें, तो यहाँ से देख सकते हैं के एफ इक्वल है आर टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। एक बार फिर से आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू कैपिटल एम या एम 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या इनके मीन्स हैं। तो आर इक्वल है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपने पिछली बार वैल्यू लगाई थी 0.83 वाली, वही वैल्यू इसमें भी लगाएंगे। और उसके बाद में डेल्टा टी एफ आपका क्या है, सॉरी टी नॉट एफ आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ
सॉल्वेंट आपको M दिया है, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेल्टा H फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ये एंथैल्पी कौन सी बला है, तो इसको बड़ा ही आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी सॉलिड के एक मोल को लिक्विड में बदलने पे, किसी भी सॉलिड के एक मोल को लिक्विड में बदलने पर, या फिर किसी लिक्विड के एक मोल को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग डेल्टा H फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, एक मोल की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको पेपर में दे रखा होता है लेटेंट हीट। क्या दे रखा होता है? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड फ्रीजेज। इसका मतलब है कि ऐसी हीट का ऐसा अमाउंट जब 1 ग्राम लिक्विड फ्रीज होता है। ऊपर क्या था? 1 मोल था, यहाँ पे क्या है? 1 ग्राम है। अब आपको पता है, इसको अगर हम लोग रिलेशन दिखाना चाहें इसका, तो हम दिखा सकते हैं। डेल्टा H फ्यूजन इक्वल होता है L फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलैरिटी। तो यहाँ से हम लोग 1 मोल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पे। और आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपके प्यारे चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। इसको शेयर कीजिए। वीडियो में जो भी कमियां लगें उनको कमेंट में लिखिए। ओके, गुड बाय।